लोक प्रशासन की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम बीए पार्ट सेकेंड पेपर फर्स्ट प्रशासनिक संस्थाओं के शीर्षकों पर अध्ययन कर रहे हैं। हम आज न्यायपालिका के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने न्याय की क्या अवधारणा है इसके बारे में विभिन्न विचारकों के जो मत हैं उनको हमने जाना था, और आज हम न्यायपालिका आखिरकार क्यों महत्वपूर्ण है किसी लोकतंत्र में, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। और तत्पश्चात न्यायपालिका का कैसे गठन होता है और इसमें क्या संवैधानिक प्रावधान है, न्यायपालिका के प्रमुख कार्य क्या हैं, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो सर्वप्रथम न्यायपालिका के महत्व को देखें। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि न्याय के बिना किसी भी शासन तंत्र, जिसे हम नैतिक शासन तंत्र कहते हैं, इसका कोई आधार हो ही नहीं सकता। यानी अगर कोई शासन व्यवस्था स्वयं को नैतिक कहती है तो उसका अर्थ यही हुआ कि वह न्यायपूर्ण है, यानी न्याय के जो नैतिक आधार हैं उस पर यह आधारित है। न्यायपालिका नागरिक और नागरिक के मध्य विवादों का निपटारा करती है और साथ ही साथ नागरिक और राज्य के मध्य जो विवाद होते हैं उनको भी सुलझाती है। तो यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि न्यायपालिका दो प्रकार से लोकतंत्र में किसी नागरिक के अधिकार की रक्षा करती है। पहला तो दो नागरिकों के मध्य किसी प्रकार का विवाद हो, वह विवाद सामान्य तो दो किस्म का होता है, दो प्रकार का होता है। एक को हम दीवानी मुकदमा कहते हैं, दीवानी मामले कहते हैं, दूसरे को हम फौजदारी विवाद कहते हैं। तो दीवानी जो मामले होते हैं उससे हमारा तात्पर्य है कि जिसमें धन संपत्ति इत्यादि का कोई विवाद हो, और जो फौजदारी मामले होते हैं उसमें मारपीट है, झगड़ा है, हत्या, इस तरह के जो आरोप होते हैं, ऐसे मामलों को फौजदारी मामले कहते हैं। तो नागरिक और नागरिक के मध्य जो विवाद होते हैं उसके लिए भी लोग सामान्यतः कोर्ट जाते हैं। तो न्यायपालिका का सामान्य जो उद्देश्य होता है, जो आम एक नागरिक के जहन में होता है, वो यही होता है कि कोर्ट में जो ये विवाद होते हैं उनको सुलझाए जाते हैं। तो ये विवाद नागरिक और नागरिक के मध्य भी होते हैं और नागरिक और राज्य के मध्य में भी होते हैं। नागरिक और राज्य के मध्य का मतलब कि यदि सरकारों ने आपके साथ आपके मौलिक अधिकारों का हनन किया है, या ऐसा कोई कानून बनाया है, या ऐसा कोई प्रशासनिक कार्य किया है जिससे कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप राज्य के विरुद्ध मुकदमा दायर कर सकते हैं। तो ऐसे जो मामले होते हैं नागरिक और राज्यों के मध्य, उन विवादों का भी निपटारा न्यायपालिका में किया जाता है। तो इस तरह से न्यायपालिका का महत्व इस दृष्टि से है क्योंकि न्यायपालिका की वजह से ही कोई भी शासन व्यवस्था नैतिक होती है। साथ ही साथ यह समाज में शांति और व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक होती है, क्योंकि यह उन जो भी विवाद होते हैं उन विवादों का एक विधिवत तरीके से संविधान के अनुसार उसका निपटारा करती है। तो आपको एक दूसरे से लड़ने झगड़ने और एक दूसरे के साथ हाथापाई करने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट्स हैं, न्यायालय हैं, जहां आप शांतिपूर्ण तरीके से अपने विवादों का निपटारा कर सकते हैं। तो किसी समाज को एक मानवीय समाज बनाए रखने के लिए यह आवश्यक होता है कि वहाँ की न्यायपालिका सक्षम हो और प्रभावी तरीके से कार्य करे। तो अगर न्यायपालिका न होगी तो समाज में जंगलीपन जिसे कहते हैं, जंगलीपना यानी एनिमलिज्म, इस प्रकार के जो व्यवहार हैं वो बढ़ जाएंगे। शक्ति का, जिसके पास शक्ति होगी वो शक्ति के आधार पर सब चीज़ को सही ठहरा देगा, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसी बातें होने लगेगी। तो नैतिकता समाप्त हो जाती है। अगर कोई समाज का आधार इस पर टिका हुआ है कि जो शक्तिशाली है और वो जो कह रहा है वही उचित है, तो फिर यह मानवीय समाज नहीं है। इस दृष्टि से न्यायपालिका व्यवस्था को, समाज को मानवीय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसी दृष्टि से इसका महत्व है। यह संविधान की व्याख्या करके विधि के औचित्य का भी निर्धारण करती है। विधि के औचित्य से तात्पर्य कि संसद ने जो विधि बनाई वह क्या संविधान के अनुसार है
या उसने ऐसी कोई विधि बना दी जो संविधान के विरुद्ध है, तो इसका निर्धारण करना न्यायपालिका का एक प्रमुख दायित्व है। ऐसा करके वह किसी भी शासन व्यवस्था को विधि के अंतर्गत संचालित करने के लिए बाध्य करती है और इसी को हम विधि का शासन कहते हैं। तो इस प्रकार न्यायपालिका का महत्व इस दृष्टि से है, यह नागरिक के अधिकारों और राज्य के शक्तियों के मध्य संतुलन स्थापित करता है और इस प्रकार लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये कुछ बातें हैं जो न्यायपालिका के महत्व के बारे में आप कह सकते हैं। अब न्यायपालिका के कार्य, तो जो महत्व में हमने बातें की वो वास्तव में उसके कार्यों से ही उभर कर होती है या उभर कर बनती है। तो न्यायपालिका के कार्य क्या हैं? अगर हम बिंदुवार उसकी चर्चा करें तो हम कहेंगे कि यह वाद स्वीकार करता है और न्याय करता है। ये बहुत कॉमन सी बात है कि न्यायपालिका का काम क्या है कि दो व्यक्तियों के मध्य या व्यक्ति व राज्य के मध्य जो विवाद है उसको वो स्वीकार करना और उस पर जो प्रावधान है, विधिक प्रावधान है, उसके अनुसार न्याय करना। तो इससे नागरिकों के मध्य, जैसा मैंने बताया, यह विश्वास रहता है कि आप स्वयं अपने मामलों में न्याय नहीं करेंगे या कोई दूसरा व्यक्ति, भले ही वो कितना शक्तिशाली हो, वह आपके ऊपर हावी नहीं होगा। एक न्यायपालिका है, वह नियम प्रक्रियाओं के अनुसार जो विधि है उस अनुसार न्याय करेगी और आपके अधिकारों की रक्षा करेगी। दूसरा जो कार्य है वह है अपीलीय अधिकारिता। इससे तात्पर्य होता है कि न्यायपालिका जो फैसले करती है उसके विरुद्ध न्यायालय में वापस अपील की जा सकती है। यानी निम्न स्तर के जो न्यायालय फैसला करते हैं वो उसके फैसलों को उससे जो उच्च स्तर के न्यायालय है उसमें अपील की जा सकती है। तो आप जानते हैं कि भारत में त्रिस्तरीय न्यायिक व्यवस्था है और इनमें पदसोपानिक संबंध पाए जाते हैं। अर्थात सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय और उसके अधीन राज्यों के उच्च न्यायालय और सबसे निम्न स्तर पर जिला एवं सत्र न्यायालय होते हैं। उनके अधीन भी अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। तो ये रचना हम बाद में देखेंगे। तो आप देखिए, निचले स्तर के जो न्यायालय होते हैं उनके फैसलों के विरुद्ध उच्च स्तर के न्यायालयों पर अपील की जा सकती है। अर्थात जब तक आप सर्वोच्च न्यायालय तक आपकी बात नहीं सुनी जाती या सर्वोच्च न्यायालय ने जब तक कोई फैसला नहीं दिया, तब तक आप अधीनस्थ न्यायालयों के जो निर्णय हैं उसके विरुद्ध आप अपील कर सकते हैं। तो ये व्यवस्था, यह न्यायपालिका का एक महत्वपूर्ण कार्य है और यह आपको मौके देता है कि आपकी बात बार बार सुनी जा सकती है और जब तक आप आश्वस्त नहीं हो जाए, जब तक न्याय स्थापित नहीं हो जाए, आप अपील कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उसके विरुद्ध भी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है न्यायपालिका के कार्य में वह है संविधान के रक्षक के रूप में। जैसा मैंने कहा कि कोई भी सरकार का अंग, चाहे व्यवस्थापिका हो चाहे कार्यपालिका हो, उसे जो शक्तियाँ मिली हैं वो संविधान के अंतर्गत ही उसे अपने कार्यों को करने के लिए अधिकार दिया गया है। तो ये जो अधिकार है उन्हें जो मिला है उसका वो दुरुपयोग न करें, वो अपने क्षेत्र अधिकार से बाहर जाकर शक्तियों का दुरुपयोग न करें, कोई ऐसा कानून न बनाए या कानूनों को लागू करते समय ऐसी कोई स्वेच्छाचारिता न बरतें जिससे कि नागरिक अधिकारों का हनन हो। तो नागरिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए व्यवस्थापिका या कार्यपालिका द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं, जो भी कार्य किए जाते हैं, उसके विरुद्ध वह उसकी समीक्षा करती देखती है कि वे जो कार्य हैं, चाहे वो कार्यपालिका के हो चाहे व्यवस्थापिका के, क्या वे संविधान के अनुसार है या नहीं। आप जानते हैं संविधान में संशोधन का अधिकार संसद को दिया गया है, परंतु यह संशोधन भी उचित है या नहीं इसकी व्याख्या भी न्यायपालिका करती है। इस प्रकार संविधान की रक्षा करके वह देश में विधि के शासन को स्थापित करती है। इसके बारे में विस्तार से और आगे हम चर्चा करेंगे। सरकार के कार्यों को औचित्य प्रदान करना यह भी एक न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है। इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार जो भी कार्य कर रही है
उसको चुनौती न्यायालय में दी जा सकती है और न्यायालय फिर यह निर्धारित करता है कि सरकार ने जो भी कार्य किया वह विधिक था या नहीं। तो उसके कार्यों को औचित्य प्रदान करना यह भी न्यायपालिका का एक प्रमुख कार्य है। इसके अलावा न्यायपालिका अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करती है। इसका अर्थ ये हुआ कि न्यायालय ने पूर्व में जो फैसले दिए गए हैं वह एक रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है उनको, और फिर भविष्य में अगर उसी के समान अगर कोई घटना घटती है तो पूर्व के जो रिकॉर्ड है उसके आधार पर फैसले दिए जाते हैं। यानी पूर्व में जो फैसले दिए गए थे या तो कोई व्यक्ति उनको चुनौती भी दे सकता है और उसकी भी समीक्षा हो सकती है, और अधिकांश मामलों में पूर्व में जैसे फैसले लिए गए थे उसको उद्धृत करते हुए कोई व्यक्ति अपने अधिकारों की मांग भी कर सकता है कि फला फला केस में ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, तो उस आधार पर समान परिस्थितियां पैदा हुई हैं, मुझे भी न्याय उसी जो है पुराने जो कह सकते हैं फैसले हैं उसके प्रकाश में हमारा भी सिमिलर केस है, इसलिए हमारे साथ भी ऐसा न्याय होना चाहिए। तो दोनों चीज़ें होती हैं। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है कि इसने जो फैसले दिए हैं वह अपने आप में क्या बन जाता है, एक नज़ीर बन जाता है, एक उदाहरण बन जाता है, और जो है उस आधार पर भविष्य में भी फैसले लिए जाते हैं। इसके अलावा और जो दूसरे कार्य हैं वह है कि यह इसके पास अनन्य अधिकारिता होती है। यानी जितने भी न्यायालय हैं उन सभी न्यायालयों के विरुद्ध इसको फैसले लेने का अधिकार होता है। जैसा आप जानते हैं कि प्रदत्त व्यवस्थापन के दौरान कार्यपालिका को बहुत सारे मामलों में कानून बनाने और उनका प्रशासन करने का अधिकार कार्यपालिका को मिलता है। तो इसी दृष्टि से उन्होंने कानून सही बनाए, नियम प्रक्रियाएं सही बनाए, इसका निर्धारण कौन करे, तो न्यायपालिका इसका निर्धारण करती है। यानी न्यायपालिका उन सभी प्रशासनिक न्यायाधिकरणों, उन सभी अधीनस्थ न्यायालयों के फैसलों के विरुद्ध अपील सुनती है और उन पर नियंत्रण भी रखती है, उनको निर्देश भी जारी करती है। यह ऐसा करते समय केवल वह सैन्य जो न्यायालय होते हैं उन पर ये कार्रवाई नहीं करती, अर्थात जो सैनिक मामले होते हैं वहाँ जो फैसले लिए जाते हैं सैन्य न्यायालयों में, उनका पुनरीक्षण करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को नहीं होता। आगे हम देखिए इसके मुख्य जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वह है मौलिक अधिकारों की रक्षा, और इसके लिए वह क्या करती है, रिट जारी करती है। तो यह भी हम अलग से इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ फिलहाल संक्षेप में जानें कि ये 5 प्रकार के प्रमुख रिट जारी किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा, जिसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा। तो ये जो रिट याचिकाएं जो स्वीकार की जाती है और रिट जो जारी किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये नागरिक अधिकारों को बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए ये असाधारण उपचार की श्रेणी में आते हैं। अर्थात सामान्यतः जब नागरिक और नागरिक के मध्य कोई विवाद पैदा होता है तो वहाँ पर आप देखिए कि दोनों समान स्थिति में होते हैं, किंतु जब राज्य और व्यक्ति यानी एक नागरिक के मध्य विवाद पैदा होता है तो दोनों के शक्तियों में बहुत अंतर होता है। राज्य संप्रभु सत्ता का प्रतीक बन जाती है और उसको जो फैसले करती है तो एक नागरिक जो है बड़ा असहाय महसूस करता है। तो ऐसे परिस्थितियों में असाधारण उपचार की आवश्यकता होती है, और इसीलिए जो मौलिक अधिकारों की रक्षा या मौलिक अधिकारों का अगर कोई खतरा होता है राज्य के विरुद्ध, तो न्यायपालिकाएं क्या करती हैं, रिट जारी करके और नागरिक अधिकारों की रक्षा करती है। इसे राज्य के मनमानेपन के विरुद्ध आप कह सकते हैं या स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए इन रिटों को जारी किया जाता है। तो इसके बारे में कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, परमादेश क्या है, ये अलग से एक वीडियो बनाएंगे और विस्तार से समझाएंगे। आगे देखिए न्यायपालिका के प्रमुख कार्य में यह संघात्मक शासन व्यवस्था को बनाए रखता है। इसका अर्थ ये हुआ कि भारत जैसे या अमेरिका जैसे देशों में जहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था का
आपको एक झलक दिखाई देती है। तो जहाँ केंद्र राज्यों के मध्य शासन शक्तियों का बंटवारा होता है, तो जब भी शासन शक्तियों का बंटवारा होता है तो कहीं ना कहीं जो है क्षेत्राधिकार को लेकर इनके बीच संघर्ष उत्पन्न होता है। ऐसे मामलों में जो है न्यायपालिका का प्रमुख दायित्व होता है कि वह क्षेत्राधिकार को स्पष्ट करे और केंद्र और राज्यों के मध्य जो संघर्ष है उस संघर्ष को मिनिमाइज़ करना, उसको कम करना, उसको रिजॉल्व करना, उसको समाधान प्रस्तुत करना, ये उसका प्रमुख कार्य होता है। इसी प्रकार आपने नाम सुना होगा केस लॉज का, या इसको न्यायिक विधायन भी कहते हैं। न्यायपालिका विधायन का भी कार्य करती। विधायन का मतलब होता है यह कानून का भी निर्माण करती, विधि का भी निर्माण करती। लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात मैंने कही, जैसा आपको महसूस हो रहा होगा। व्यवस्थापिका है, कानून बनाना, विधि बनाना, यह तो व्यवस्थापिका का कार्य है। फिर न्यायपालिका के संदर्भ में मैंने ऐसा क्यों कहा? तो इसका अर्थ यह हुआ कि अनेक मामलों में जब न्यायपालिका किसी विधि की समीक्षा करती है, चाहे वह व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के कार्यों से उत्पन्न हो, तो वह यह देखती है कि यह जो व्यवस्थापिका ने कानून बनाया या प्रशासनिक अधिकारियों ने या प्रशासन ने ऐसा कोई नियम और प्रक्रियाएं या निर्देश जारी किए जो नागरिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो वह क्या करती है, इनके द्वारा यानी न्याय विधायिका द्वारा बनाए गए कानून और प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की न्यायिक समीक्षा करती है। और ऐसा न्यायिक समीक्षा करते समय वह जो अंतिम फैसला देती है, वह फैसला जो है वास्तव में उस विधि का जो है आप कह सकते हैं कि उस विधि के संदर्भ में आखिरी बात होगी, यानी उस विधि को सही तरीके से उसने परिभाषित किया। अर्थ ये हुआ कि यदि संसद ने कोई कानून बनाया और किसी नागरिक ने या नागरिक समूह ने उसका विरोध किया कि यह हमारे अधिकारों का उल्लंघन है, तो आप न्यायालय जाते हैं और न्यायालय उस विधि का क्या करती है, समीक्षा करती है, उसका पुनरावलोकन करती है और ये देखती है कि वास्तव में आपके अधिकारों का हनन हो रहा है या हनन हो सकता है। तो वह या तो उस विधि को जो है संशोधित कर देगी, या उसमें वह संशोधित का मतलब यहाँ कि विधि के उस हिस्से को अमान्य घोषित कर देगी जो आपके नागरिक अधिकारों का या मौलिक अधिकारों का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। तो न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से उसने जो व्याख्यायित किया विधि को या प्रशासनिक क्रियाओं को, निर्देशों को, आदेशों को, तो वह अंतिम माना जाता है। और इसलिए आप देखिए जितने भी संविधान संशोधन होते हैं, उन संशोधनों या प्रशासनिक जो निर्णय या आदेश होते हैं उनको चुनौती दी जाती है न्यायालय में, और न्यायालय का जो फैसला होता है वो अंतिम माना जाता है, यानी वही जो है वास्तविक कानून बन जाता है। इसी को हम उद्धृत करते हैं केस लॉज के रूप में, इसी को केस लॉ कहा जाता है। ये नज़ीर बन जाती है और ये इसी के अनुसार जो है व्यवस्थापिकाएं और कार्यपालिका कार्य करती है। यानी कि जो मूल रूप में विधि या कानून बनाया गया था व्यवस्थापिका के द्वारा, वह जब तक अगर उसको चुनौती दे दी गई तो न्यायपालिका ने जो फैसला अंतिम रूप से किया कि उसका क्या स्वरूप होना चाहिए, तो अंतिम स्वरूप जो है न्यायपालिका निर्धारित करती है, वही कानून बन जाता है। तो इस तरह से न्यायपालिकाएं जो फैसले करती हैं या संविधान संशोधन के संदर्भ में या किसी विधि जिसको चुनौती दी गई है उसके संदर्भ में जो वो फैसले करती है, वही जो है आखिरी कानून माना जाता है, वही फाइनल कानून माना जाता है और इसी को केस लॉज कहते हैं। और यह क्या बन जाता है, उदाहरण बन जाता है एक भविष्य के लिए। तो आज इस वीडियो में हमने इन दो बिंदुओं पर चर्चा की, न्यायपालिका के महत्व और कार्य को जाना। अब हम अगले वीडियो में न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू किसे कहते हैं, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे।